नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, जिसको हम बुलाते हैं लक्ष्य सीरीज, मेरे यानी कि अतुल जैन के साथ। आप सभी को पता है कि लक्ष्य सीरीज में हम क्या करते हैं। लक्ष्य सीरीज में हम विगत वर्ष के जो करंट अफेयर्स हैं, पिछले साल के जो महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाक्रम है, उसको जानने समझने का प्रयास करते हैं ताकि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी सुदृढ़ हो पाए। तो अगर आप लोग 2023 में ये एग्जाम देने वाले हैं, यूपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए आवश्यक है, यहां तक कि मैं कहूंगा अनिवार्य है, कि आप इस कार्यक्रम को जरूर अटेंड करें। आपके लिए बेहद ज्यादा लाभदायक होने वाला है। और साथ के साथ उन छात्रों के लिए भी जो 2023 में परीक्षा नहीं देंगे लेकिन 2024 या 25 इत्यादि में परीक्षा देने वाले हैं, मैं दो कारणों से इस कार्यक्रम को अटेंड करना महत्वपूर्ण मानता हूं। पहला यह कि आपको समझ में आता है कि अर्थशास्त्र पर आपसे किस तरह के करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जा सकते हैं। थोड़ा आपको अंदाजा मिलना शुरू होता है, क्योंकि अगले साल तो आपको परीक्षा देनी है ना, या उसके अगले साल। एक कारण यह है। और दूसरा कारण यह है कि आप जैसे जैसे करंट अफेयर्स के साथ अपनी मित्रता बढ़ाते हो, अपना परिचय, अपनी फेमिलियरिटी बढ़ाते हो, वैसे वैसे आपके साथ जीवन में क्या होता है, आपकी विषय को लेकर जो समझ है उसका विकास होता है। और विषय की समझ का विकास होने के कारण आपको, जब आप वास्तविकता में करंट अफेयर्स की तैयारी करोगे अपने अटेम्प्ट के लिए, तो आपको यह तैयारी बेहद ज्यादा सुविधाजनक महसूस होगी। तो ये इन कारणों से मैं चाहता हूं कि आप भले ही 2023 में परीक्षा दे रहे हो या 2024 में दे रहे हो, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है इस कार्यक्रम को अटेंड करें। कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई, हमारा जो फाउंडेशन कोर्स होता है स्टडी IQ IAS हिंदी का, पूरी तरह से हिंदी भाषा में आधारित जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसके विषय में आप लोग सभी जानते हैं, ये फाउंडेशन कोर्स जो है, ये अब जो है इसका दूसरा बैच हम प्रारंभ कर चुके हैं। दूसरा बैच 11 मार्च से प्रारंभ हुआ है। 11 मार्च को ओरिएंटेशन क्लास थी, 13 मार्च को पॉलिटी की पहली क्लास हुई, 14 मार्च को दूसरी क्लास हुई। तो आपकी दो क्लासेस ऑलरेडी मिस हो चुकी है। ओरिएंटेशन क्लास के लिए वो तो ठीक है, आप उसको उसकी रिकॉर्डिंग भी देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी पॉलिटी की भी दो क्लासेस अब उसमें अब छूट चुकी हैं। तो अगर आप 20 तारीख तक, मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख तक इसमें एडमिशन लिए जाएंगे। ये नॉर्मली एक हफ्ते का आपको विंडो अतिरिक्त दिया जाता है, जिसके तहत आप इससे जुड़ सकते हैं। तो 20 मार्च तक आपके एडमिशन यहां पर लिए जाएंगे। लेकिन मेरा आग्रह आपसे यह है कि अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप तुरंत जुड़ें, क्योंकि आप देर करने का कोई फायदा नहीं है। आपको धीरे धीरे आपके ज्यादा लेक्चर्स मिस होते जाएंगे, आपको ज्यादा लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, जिसका कोई ज्यादा बेनिफिट है नहीं। मतलब तुलनात्मक दृष्टि से लाइव सुनने का ज्यादा बेनिफिट है। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा, आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में इस कोर्स के साथ जुड़ें और हिंदी भाषा का ये जो सर्वश्रेष्ठ कोर्स है, इसका लाभ उठाएं। आप इससे अगर जुड़ रहे हैं तो आप AJ Live ये कूपन जरूर लगाएं, ये वाला कोड जरूर लगाएं, और इस कोड को लगा के आपको कोर्स सबसे कम दरों में प्राप्त हो जाएगा, जो कि 18,999 है। मैं देखिए अपनी दिन में 3 क्लास लेता हूं और तीनों क्लासेस में रोज ये बात बताता हूं कि यार ये कोड लगाइए, तभी आपको सबसे सस्ता प्राप्त होगा। तब भी रोजाना एनरोलमेंट लिस्ट में मुझे ऐसे बच्चे दिखते हैं जो या तो कोई कोड नहीं लगा रहे, या फिर इंडिया या फिर लाइव ऐसे कोड लगा रहे हैं, जिससे उनको डिस्काउंट जो है कम मिल रहा है। उनको 20,500 रुपए का ये कोर्स पड़ रहा है, 20,500 रुपए का। तो बेहतर है कि आप AJ Live कोड लगाएं और आप 18,999 में इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप मेरे से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, मेरे से आपको कोई डाउट क्लियर करना है, या कोई अन्य आपको मेरे साथ चर्चा करनी है, तो दो तरीके हैं। या तो आप इस वीडियो पे कमेंट में डाल सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट रह गया, कोई समस्या रह गई, कोई बात आपको समझ में नहीं आई, या फिर आप मुझे इनमें से किसी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अतुल जैन UPSC गाइडेंस जो है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर मैं लेक्चर की प्रेजेंटेशन भेजूंगा आपको। Atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studiiq.com ये मेरा ईमेल आईडी है। इन माध्यमों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ संपर्क में आप रह सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मूलभूत, जो हमारी बेसिक चर्चा होती है। उसके बाद अब एक बार आइए शुरू करते हैं अपने विषय की जो चर्चा है। तो विषय की चर्चा में हम कहां पहुंचे थे भाई? आप आज मेरे ख्याल से हमारी 6ठी क्लास है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है ना, 6ठी क्लास है आज। तो पिछली क्लासेस में भी हम बार बार कई सारी चीजें पढ़ चुके हैं, इसकी हमको जानकारी है। तो पिछली क्लासेस में ये आ गया।
तो पिछली क्लास में हम इसके पहले तक पढ़ चुके थे। हम कहां तक पढ़ चुके थे? पिछली क्लास में हम ये जो हमारे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम कहते हैं टू बिग टू फेल, जो हमारे रणनीतिक तौर पे, सामरिक तौर पे महत्वपूर्ण बैंक हैं, यहां तक की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके थे कि ये बैंक कौन से हैं और इनको किस आधार पर निर्णय इनका लिया जाता है। यहां पर हमने अपनी पिछली क्लास को समाप्त किया था। यहां से हमको आज अपनी चर्चा को प्रारंभ करना है। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो है वो है डिजिटल बैंक इकाइयां। देखिए, भारत में बैंकिंग व्यवस्था का डिजिटलीकरण बार बार हो रहा है। यह तो हमको पता है, बहुत एक तीव्र गति से हो रहा है। यह डिजिटलीकरण बहुत ज्यादा भारत की आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह एकदम क्लियर है। तो अब क्या है, लेकिन यह डिजिटलीकरण क्या अब भी उस गति पे हो रहा है जिस गति पे हमको चाहिए? निश्चित तौर पे हम बहुत आगे हैं इस मामले में। हमारे यहां जो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया है, जो हम चाहते हैं कि सभी का डिजिटल समावेशन हो, जितने भी लोग भारत में हैं वो सभी डिजिटल इकोनॉमी में अपना रोल अदा करें। तो उस दिशा में हम काफी अच्छा काम तो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम पर्याप्त कर रहे हैं? हम जो काम कर रहे हैं क्या वो काफी है उस बात के लिए कि देश में जो भी लोग हैं वो हमारी इस बात को समझ पाएं और हमारे साथ डिजिटल तरीके से जुड़ पाएं? क्या उतनी तरक्की, उतनी प्रगति हमने डिजिटल क्षेत्र में कर ली है? तो इसका जवाब आप कभी भी हां नहीं दे सकते, क्योंकि यार एकदम परफेक्ट स्थिति तक तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे ना। आप हमेशा चाहोगे कि और आगे और वृद्धि करें, और खास तौर पे भारत एक बड़ा जटिल देश है। मैंने आपको अपनी दूसरी क्लासों में भी बताया था कि किसी भी प्रकार के समावेशन के लिए, किसी भी प्रकार के इंक्लूजन के लिए भारत एक बड़ा जटिल देश है, क्योंकि भारत में बहुत विविधताएं हैं, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा असमानताएं भी हैं। तो इस कारण से भारत एक जटिल देश है। तो इसके लिए डिजिटल बैंक इकाइयों नाम की एक संस्था जो है, डिजिटल बैंक इकाइयों नाम की एक आर्थिक इकाई को खोला जा रहा है, जो इस समस्या को समाप्त करने का प्रयास करेगी, या फिर भारत का जो आर्थिक समावेशन है उसको बढ़ावा देने की यह कोशिश करेगा। तो आरबीआई ने अभी अभी क्या किया है, डिजिटल बैंक इकाइयों के लिए गाइडलाइन इश्यू कर दिए हैं, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ठीक है, अब ये डिजिटल बैंकिंग इकाई होगी क्या? डिजिटल बैंकिंग यूनिट, इसको हम डीबीयू कहते हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, अंग्रेजी में डीबीयू कहा जाता है। ये होगा क्या? ये एक, आप ऐसा समझिए कि एक स्पेशलाइज्ड फिक्स पॉइंट बिजनेस यूनिट और हब जैसा होगा। एक जगह पे, एक भौगोलिक क्षेत्र पर एक न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप एक छोटी सी इकाई बना दोगे। ठीक है, मतलब वो एक छोटा सा कियोस्क हो सकता है, छोटा सा एक दुकान जैसा हो सकता है। एक आप न्यूनतम भौगोलिक संरचना के साथ, आपको कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप इस इकाई को खड़ा करोगे। तो ये क्या है? एक विशिष्ट निश्चित बिंदु व्यवसाय इकाई या हब है, जो डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करती है। देखिए, बैंकों में क्या होता है, बैंकों में बहुत सारी सुविधाएं होती है। बैंक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन बैंक कई सारे ऐसे काम भी करते हैं जो व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। आप एक बार सोच के देखिए, इंटरनेट बैंकिंग के आने से भी और क्या हुआ है। पहले जिन कामों के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था, अब आप वो घर बैठे कर पाते हो, या मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, या फिर एटीएम भी जो होता है उसने और क्या किया है, यही तो किया है कि जिस काम के लिए पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, अब आप वो बैंक के बाहर भी कर पा रहे हो। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट और कुछ नहीं है, एक और ऐसा मिनिमम, जैसे एटीएम क्या है, बहुत ही मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपने एक मशीन लगा दी, कस्टमर आके वहां पे उसी मशीन से इंटरैक्ट करता है, कोई आदमी भी नहीं होता। एटीएम पे कोई व्यक्ति होता है क्या सिक्योरिटी गार्ड के अलावा? सिक्योरिटी गार्ड भी इसलिए होता है क्योंकि पैसा होता है भाई अंदर, तो वरना आदमी आता है उसी मशीन से इंटरैक्ट करके अपना छोटा सा जो काम है वो करके चला जाता है। ठीक है, यही बात यहां पर है कि आप मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं, ऐसे डिजिटल हब आप क्रिएट करोगे कि जो छोटे मोटे काम हैं जो किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट खोलना, डिजिटल किट उपलब्ध कराना, ठीक है, इस प्रकार की जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं आप लोगों को वहां दे दोगे। इसके लिए लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें और क्या होगा, जैसे इसमें क्या होगा कि जो मतलब पहचान किएगा, आइडेंटिफाइड जो खुदरा, एमएसएमई और योजनाबद्ध ऋण और पहचान की गई सरकारी प्रायोजित योजनाओं के लिए ग्राहकों के लिए आवेदन करना और उन्हें ऑनबोर्ड करना, जो कि राष्ट्रीय पोर्टल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा क्या है, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो पहला तो हो गया कि लायबिलिटी प्रोडक्ट और सर्विस आप कौन से दोगे उनको, देयता उत्पाद और सेवाएं कौन सी दोगे, ये सारी सेवाएं दोगे आप। ठीक है, दूसरा संपत्ति से जुड़े उत्पाद कौन से दोगे,
तो कोई भी अगर ऐसा उद्योग धंधा है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए कि सरकारी स्कीम्स के लिए आपको अप्लाई करना है, सरकारी स्कीम्स के लिए आपको आवेदन करना है, और सामान्यतः इन कामों के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था, वो यहां पे आप इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में कर सकते हो। इसके लिए आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम बेसिक काम, ठीक है। और तीसरा क्या है, डिजिटल सेवाएं क्या है, आप कैश निकाल सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी केवाईसी जो है वो आप कर सकते हो, अपनी केवाईसी को अपडेट कर सकते हो। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, जो काम डिजिटली किया जा सकता है उसके लिए पूरा बैंक बनाने की के बजाय आप एक अलग डिजिटल छोटी सी यूनिट बना दोगे, बिल्कुल मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ताकि ये काम वहां होने शुरू हो जाएं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके फायदे क्या हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो इस यूनिट को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां बोलेंगे। और इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें इसको लेके आरबीआई ने दिशा निर्देश क्या दिए हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि डीबीयू जो है वो हैंड्स ऑन कस्टमर एजुकेशन भी ऑफर करेगा। यानी कि ग्राहकों को अगर ये चीजें नहीं आती, मान लीजिए, तो आप ये भी चाहते हो ना, देखिए इस प्रकार के संस्थान अगर बनेंगे तो निश्चित तौर पे ग्राहक जो है वो इनका प्रयोग करना चाहेंगे, लेकिन सबको आता नहीं होगा। तो ये डीबीयू जो है वो वहां पर आपको, आपके लिए ये सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राहक शिक्षा का भी पेशकश करेंगे कि आपको ग्राहक शिक्षा भी दी जाए, ठीक है। हर डीबीयू जो है वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण सीनियर व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा, उसका संचालन करेगा, जिसको डीबीयू का सीओओ बुलाया जाएगा, मुख्य परिचालन अधिकारी के नाम के रूप में नामित किया जा सकता है। एक आपको अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा जो वहां की व्यवस्थाओं को देखे, ठीक है। और आप वहां पे सिक्योरिटी दो तरह की दोगे, एक तो बुनियादी ढांचे की भौतिक सुरक्षा करोगे कि वहां पे चोरी चकारी ना हो जाए, लूटमार ना हो जाए, और दूसरा आपको वहां पे साइबर सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग आके अपने डेटा की एंट्री करेंगे, है ना। कोई मान लीजिए लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो अपना डेटा देने वाला है वो आपको, वो व्यक्ति, तो अपने डेटा इत्यादि को अगर वो देने वाला है तो उसके डेटा की सुरक्षा भी जो है, साइबर सुरक्षा भी हम प्रदान करें, ये भी एक आवश्यक बिंदु यहां पे होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ वहां पे कुछ ये आरबीआई के दिशा निर्देश हैं जो उन्होंने जारी किए हैं, ठीक है। और क्या दिशा निर्देश हैं, एक बार इनको भी समझ लेते हैं। और क्या दिशा निर्देश हैं, डीबीयू के संबंध में प्रदर्शन अद्यतन आरबीआई पूर्व निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो हर डीबीयू जो है वो अपने परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जो है वो आरबीआई को भेजेगा, और उसके लिए आरबीआई एक फॉर्मेट देगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के भेज दिया रिपोर्ट में, आरबीआई एक फॉर्मेट बना के देगा कि भैया इसी फॉर्मेट में हमको रिपोर्ट चाहिए, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, खुलने की रिपोर्ट पूछी जाएगी, बंद होने की रिपोर्ट पूछी जाएगी, और मतलब अगर कोई ये जो है डीबीयूज को आप मर्ज करके एक कर रहे हो इत्यादि, जो भी इसमें मतलब बड़ी कार्रवाई होंगी, इनकी रिपोर्ट आपको आरबीआई को भेजनी है। बैंक इनकी रिपोर्ट जो है आरबीआई को अवश्य भेजेगा, यह आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होगा, डीबीयू के वर्चुअल फुटप्रिंट का विस्तार करने के लिए बैंकों को डिजिटल बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को नियुक्त करना होगा। तो अब इसमें क्या है, बैंक ये व्यवस्था बनाएंगे, डिजिटल बिजनेस एक जगह पे शुरू करेंगे मान लीजिए, तो ये खुद से तो करेंगे वो, ठीक है, लेकिन इसके अलावा उनको कई बार सहायता की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की एक आवश्यकता होगी कि भाई उनकी जो एक डिजिटल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वो शुरू करें, जो कि जाकर इसका विस्तार कर पाए, जो यहां पर ग्राहकों को लेकर आ पाए और इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए उनको एनकरेज करे, ठीक है। तो बेसिकली अपने लोग जो है बैंक को इस काम के लिए लगाने पड़ेंगे, यह आवश्यक है। ग्राहकों की शिकायतें आएंगी तो उनको सुधारने के लिए वास्तविक समय सहायता प्रदान होनी चाहिए, कि रियल टाइम में आपको कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये नहीं कि भाई आप कस्टमर का कोई मान लीजिए वहां पे काम नहीं हुआ तो आप उसको एक हफ्ते तक टाल रहे हो, आपको रियल टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। और ये जो है प्रॉब्लम जो है डीबीयू द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या व्यावसायिक सुविधाकर्ता संवाददाताओं के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं और व्यवसायों से उत्पन्न होने वाली ग्राहकों की शिकायतों का आपको निवारण करना है। तो उसके लिए जो भी डिजिटल तंत्र आपको चाहिए, जिस भी तरह के डिजिटल मैकेनिज्म आपको विकसित करने हैं कि भाई इनके जरिए हम ग्राहकों की शिकायतों का सही से निस्तारण करेंगे, ऐसे निस्तारण के लिए आपको जो भी मैकेनिज्म चाहिए वो मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा, ताकि ग्राहक की कोई भी शिकायत अगर है तो उसका रियल टाइम निपटारा हो जाए, यह आवश्यक है, ठीक है, यह बहुत जरूरी है। अब एक ग्राफिक था, मैं उसी ग्राफिक का इंतजार कर रहा हूं। वो ग्राफिक में बताया गया था कि इसके लाभ क्या हैं, तो एक बार वो ग्राफिक शायद अगले में है, अगली स्लाइड में, हां ये वाला ग्राफिक है, अंग्रेजी में है, मैं इसको आपको पढ़ के समझा दूंगा। इससे आपको समझ में आएगा कि डिजिटल बिजनेस यूनिट का लाभ क्या होगा। हालांकि मेरे ख्याल से आप लोग अभी इतने दिन से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो मेरे साथ,
तो आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाना आपने शुरू कर दिया होगा कि क्या इसके लाभ होने वाले हैं। लेकिन तब भी एक बार मैं आपको समझाता हूं। तो पहला लाभ जो है, सबसे पहला लाभ क्या आता है कि भाई वित्तीय समावेशन जो होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसमें बढ़ेगा। ये तो मतलब मेरे को समझाने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से आप लोग इतने दिन से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कॉमन सेंस से भी आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हो कि वित्तीय समावेशन जो है वो निश्चित तौर पे इससे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब लोगों को क्या करेगा कि बैंकिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, क्या लिखा हुआ है, डीबीयूज विल इंप्रूव द एक्सेस फॉर बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस टू पीपल लिविंग इन फार फ्लंग एरियाज। तो बैंकों की जो शाखाएं होती हैं वो हर जगह नहीं खोली जा सकती, क्योंकि बैंक की शाखा खोलना महंगा होता है, बैंक की ब्रांच खोलना महंगा होता है। डीबीयू में क्योंकि बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, इसको आप कहीं पर भी खोल सकते हो। तो अब जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहां पर बैंकों की शाखाएं या तो नहीं है या फिर बहुत दूर हैं, उन जगहों पर भी आप अगर डीबीयू उपस्थित करा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि वहां के लोग भी जो है एक आर्थिक समावेशन जो है उनका हो पाएगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर है जो यहां पर प्ले करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि लाइट बैंकिंग अप्रोच। लाइट बैंकिंग अप्रोच का क्या मतलब है कि डीबीयू प्रोवाइड्स मैक्सिमम सर्विसेज विद मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू लेवरेजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी विच विल लीड टू एनहांस्ड बैंकिंग एक्सपीरियंस। क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका मतलब यह हुआ कि बैंकिंग की प्रक्रिया पर को यह हल्का करेगा और आसान करेगा। देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी से कहीं पर भी क्या फायदा होता है, जैसे मान लीजिए आज मुझे अगर बच्चों को पढ़ाना होता, अगर इंटरनेट नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, ये सारे माध्यम, कैमरा, बोर्ड, ये सब नहीं होते, और मुझे आपको पढ़ाना होता, ये माइक नहीं होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे कहीं पर जाके एक अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले बनवाना पड़ता या किराए पे लेना पड़ता। एक खर्चा हो गया मेरा। अब मुझे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे मान लीजिए 500 बच्चे आने वाले हैं, 500 बच्चों के बैठने लायक व्यवस्था करनी पड़ती। ठीक है, अब नहीं करना पड़ता। अब ये एक छोटा सा रूम है, एक छोटा सा स्टूडियो है जहां पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। यानी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर लाइट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके कारण क्या हुआ, चीजें आसान हो गई। ऐसे ही बैंकिंग में अगर आपको पूरा बैंक बनाना पड़ रहा है तो आपकी बैंकिंग बहुत भारी हो जाती है, जिसके कारण बैंकिंग का एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादातर लोगों को मिल नहीं पाता। और अगर बैंक कम रहेंगे तो हर बैंक में आपको क्या मिलेगा, अनुभव जो है वो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो बैंकिंग की जो संरचना है उसको यह हल्का करता है, उसको लाइट करता है, और लाइट होने के कारण बैंकिंग का प्रयोग देश के लोग बहुतायात में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में, संख्या में देश के लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं उनमें विकास होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, ये तो मेरे को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। मोर सच यूनिट्स विल एनकरेज मोर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अ फेवरेबल आउटलुक टुवर्ड्स डिजिटल बैंकिंग विच इज द नीड ऑफ द आवर। यार देखो क्या होता है, लोग जो है, अगर आप उनके घर के आसपास सुविधा प्रदान कर दोगे तो लोग जाके सीख लेंगे। ये मतलब, ये आप में से कई लोग कलेक्टर बनोगे, आप लोग तब भी देखोगे इस चीज को कि आपको अगर ऐसा लगता है, आपको चाहिए कि किसी क्षेत्र का स्वास्थ्य सुधारा जाए, तो आप उस क्षेत्र के आसपास पार्क बनवा दो और आप कुछ मत करो, लोग अपने आप उसमें वॉक करना शुरू कर देंगे। ये होता है, ये हर जगह होता है, आप कहीं भी देखो, आप पार्क बनवा दो, लोग वॉक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप वहां पे डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनवा दोगे, लोग अपने आप क्यूरियोसिटी के चक्कर में जाके देख के वहां पे उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। और अगर मतलब लोग ऐसा करेंगे तो जो आपकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, आप चाहते हो ना कि आपके देश की जनता को समझ में आए कि यार ये, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग इन चीजों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको समझ नहीं आता या वो भरोसा नहीं कर पाते कि ये क्या है, ये काम भी करता है व्यवस्था। तो अगर वो जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, उनके घर के आसपास होगा, तो वो देखेंगे हाँ यार बढ़िया चीज है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ये आपकी बढ़ेगी। अगला क्या है, फॉस्टर्स इनोवेशन, कि डीबीयूज विल आल्सो प्रॉम्प्ट द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और ट्रांजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस टू बिकम होलिस्टिकली डिजिटलाइज्ड, पर्टिकुलरली फॉर द रिटेल एंड एसएमई सेगमेंट्स, फॉस्टरिंग इनोवेशन। यानी कि जो दुकानदार है, रिटेल और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जो छोटे उद्योग हैं, जो अपने लिए, जो जिनको क्या, देखिए आम जनता क्या करती है, अपना पैसा जमा करती है, थोड़ा बहुत ऋण ले लेती है, लेकिन रेगुलर तौर पे बैंकों के साथ इंटरैक्शन किसका होता है, उद्यमियों का होता है। जो कोई काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों का बैंकों के साथ अलग अलग तरह का इंटरैक्शन सामान्य तौर पे होता रहता है। अब अगर ये इंटरैक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मान लीजिए आप इस तरह की सुविधाएं बना रहे हैं, तो शायद आप जो है कस्टमर से ज्यादा संपर्क में रहोगे, तो आप ज्यादा बेहतर तरह के प्रोडक्ट लेके आओगे, तो हो सकता है आप कुछ नए इनोवेटिव बैंकिंग प्रोडक्ट भी लेके आ जाओ। ठीक है, पर्सनलाइज्ड बैंकिंग सर्विस,
DBUs can also be branded as the new age banks that can help provide personalized financial products and services to the new customers. ठीक है, क्योंकि छोटा सा बैंक है, एक तरह से न्यू एज बैंक ही हो गया ना यार। ज्यादातर लोगों को तो यही बेसिक काम ही करने होते हैं ना बैंकों में, तो आपके लिए एक छोटा सा बैंक हो गया जिस पर उतना बर्डन नहीं है। अभी क्या होता है, आप बैंकों में जाओगे तो भीड़ होती है, बर्डन होता है, लेकिन ये एक छोटा बैंक है जिस पर उतना बर्डन नहीं होगा। तो यहां पर आपको कुछ नए प्रोडक्ट अगर चाहिए हो तो वो भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। रूरल पेनिट्रेशन तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस प्रोवाइडर के लिए ग्रामीण मार्केट खुल जाएगा। ठीक है, क्रेडिट फ्लो को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण बाजार जो है उसको आप कैप्चर कर पाओगे, जो कि सामान्य तौर पे सामान्य बैंकिंग व्यवस्थाओं के जरिए आसानी से कैप्चर नहीं हो पाता। यह आपको पता है, ग्रामीण मार्केट मुश्किल होता है, लेकिन यहां पे अगर आप गांव गांव में खोल दोगे डीबीयू तो आप इसको कैप्चर कर सकते हो। डिजिटल इंडिया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इट विल प्रॉम्प्ट द बैंक्स इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल वंस टू अडॉप्ट अ डिजिटल स्ट्रैटेजी एंड देयरबाय मूविंग अ स्टेप क्लोजर इन रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिजिटल इंडिया मिशन। बैंकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि भैया और ज्यादा डिजिटल जाना है, और ज्यादा डिजिटल जाने के हमको व्यावसायिक फायदे हैं, हमको हर तरह के फायदे हैं, और जो सरकार का मिशन है कि हमको डिजिटल इंडिया बनाना है उसको प्राप्त करने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ प्रमुख लाभ है इस पूरी प्रक्रिया के डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को स्थापित करने के। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ? ये तो बहुत ही सरल था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब डिजिटल बैंक अपने आप में एक अलग व्यवस्था होती है कि एक तो हो गए डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इसके अलावा जो एक अलग कॉन्सेप्ट है वो है डिजिटल बैंक्स। ठीक है, डिजिटल बैंक में 3 प्रमुख मॉडल चलते हैं। ठीक है, 3 प्रमुख मॉडल क्या है, इनकी आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। 3 प्रमुख मॉडल क्या है? पहला है नियो बैंक। नियो बैंक क्या है? दीज आर द ऑनलाइन ओनली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज दैट आर पार्टनरिंग विद द इनकम्बेंट लाइसेंस बैंक्स टू ऑफर स्पेसिफिक बैंकिंग सच एज डिपॉजिट्स, कार्ड्स एंड पेमेंट्स एटसेट्रा। यानी कि ये क्या है? नियो बैंक क्या है? ये बैंक नहीं है, ये क्या है? फिनटेक कंपनियां हैं। मैंने आपको बताया ना, फिनटेक आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये फिनटेक कंपनियां हैं, लेकिन इनके पास अपना फंड नहीं है, क्योंकि इनको फंड किसका प्रयोग करना पड़ेगा? बैंकों का करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, जो स्थापित बैंक हैं उनके साथ समझौते करते हैं, उनके साथ अग्रीमेंट करते हैं कि भाई आपके फंड का वितरण इत्यादि करने में, ज्यादा बेहतर तरीके से सुविधाएं प्रदान करने में हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, इस तरह से इनको नियो बैंक बुलाया जाता है। जैसे ओपन टेक्नोलॉजीज है, रेजर पे एक्स है, डेव है। अगर आप बिजनेसमैन हैं कोई तो आपको इन सब के नाम पता होंगे, आप इनका सामान्यतः प्रयोग करते हो। ठीक है, दूसरा है ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ द ट्रेडिशनल बैंक। तो कई बार क्या होता है, ये नियो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्रेडिशनल बैंक ही चलाते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, ट्रेडिशनल बैंक को क्या, देखिए इसका लॉजिक क्या है, पहले ये प्राइवेट कंपनियां आ रही थी और बैंकों के से कह रही थी यार हम तुम्हारे साथ टाई अप कर लेंगे, ये सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। बैंक को बैंक मान गए, फिर बैंकों को लगा यार ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए हम कोई दूसरा प्रॉफिट कमा के लेके जा रहा है, हम लोग स्वयं भी तो कर सकते हैं। जैसे कोटक महिंद्रा का 811 एक मॉडल है, आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, या फिर योनो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो बैंकिंग मॉडल है, आप इन पर गूगल कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार के नियो बैंक हैं, ये भी नियो बैंक है, कुछ सुविधाएं ये ग्राहकों को प्रदान करते हैं, लेकिन ये कोई निजी कंपनियां नहीं है, ये इन बैंकों ने ही अपनी अलग अलग कंपनियां बना के चालू कर दी हैं। तो ये काम जो यहां पे प्राइवेट कंपनियां कर रही थी, ये काम बैंक अगर स्वयं शुरू कर दें, अपनी खुद की एक ऑटोनोमस पूरी तरह से स्वायत्त यूनिट खड़ी कर दें, तो उसको हम वो दूसरा मॉडल हो जाता है। और तीसरा है फुल स्टैक लाइसेंस डिजिटल बैंक, यानी कि ऐसे डिजिटल बैंक जिनको पूरी तरह से लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट डिजिटल बैंक हैं जो पूरी तरह से बैंकिंग रेगुलेटर द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, भारत में जैसे आरबीआई है या बाहर के देशों में कोई अन्य हो सकता है, और दे ऑपरेट विद देयर ओन ब्रांड एंड बैलेंस शीट्स। ये अपना एक अलग धंधा है, ये पूरी तरह से अलग बिजनेस है, इनका सामान्य बैंकों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे स्टारलिंग हो गया, वी बैंक हो गया, काकाओ हो गया, मोन्जो हो गया, N26 हो गया, ये भारत में उतने प्रचलित नहीं है, विदेशों में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से डिजिटल बैंक है, इनकी आपको शाखाएं नहीं मिलेंगी, डिजिटल हैं, लेकिन सारी बैंकिंग सुविधाएं आपको ये उपलब्ध कराते हैं। फुल स्टैक बैंक है, इनको लाइसेंस मिलता है, इनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस भी वही हैं जो सामान्य बैंकों के लिए सामान्यतः मानी जाती हैं, तो कोई इनमें और उसमें ज्यादा फर्क है नहीं। ठीक है, ये 3 मॉडल आपको समझ में आए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए करेंसी और फाइनेंस पर रिपोर्ट आई है
मुद्रा और वित्त पर एक रिपोर्ट आई है। इसको आरसीएफ बुलाते हैं। आरसीएफ का मतलब क्या है? रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। तो ये एक रिपोर्ट आई है, इसको एक बार हम जल्दी से समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है इसमें? आरबीआई ने 2021-22 के लिए अपने वार्षिक मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने यार ये कहा है इस रिपोर्ट में कि कोविड-19 के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को जिस स्तर का नुकसान हुआ है, नुकसान तो हुआ ना कोविड में, अर्थव्यवस्था को सबको नुकसान हुआ है, तो ये जो अर्थव्यवस्था है इससे उबरने में, इस नुकसान से पूरी तरह से उबरने में हमको 12 साल लगने वाले हैं। तो जो टाइमलाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है वो कहा है कि वो टाइमलाइन है 12 साल। तो कोविड-19 के चलते हमको जो नुकसान हुआ है उससे उबरने में हमको 12 वर्ष का समय लगने वाला है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमने पूंजी लगाई है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हमने पूंजी लगाई है, तो उनका जो CRAR है, ठीक है, जो उनका CRAR रेशो होता है, यह आपको मैं आगे बैंकिंग में पढ़ा दूंगा CRAR क्या होता है। ठीक है, यानी कि यह दिखाता है कि बैंकों की आर्थिक स्थिति कितनी है, उनकी कितनी पूंजी खतरे में है और उसकी तुलना में उनके पास कितनी पूंजी अभी उपलब्ध है, यह इसका एक नापने का तरीका होता है। तो यह कहा गया है कि हमने पूंजी लगाई है बैंकों में और पूंजी लगाने से उनका CRAR सुधार करने में सहायता मिल रही है, वो सहायता धीरे धीरे इनको मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भाई देखो, जैसे मान लीजिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक काम होता है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक बैंक के पास 100 करोड़ का बैड लोन हो गया। ठीक है, तो बैंक क्या करता है इस बात को समझ, पहले छोटा सा 2 मिनट में आपको समझा देता हूं, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। तो इसका तात्पर्य यह है, एक बैंक है, बैंक के पास 100 करोड़ का ऐसा ऋण हो गया जो उसको वापस नहीं मिल रहा है। तो अब इस 100 करोड़ के ऋण के लिए बैंक क्या करता है? बैंक अब कोशिश कर चुका, लेकिन बैंक के पास तो और भी बहुत सारे काम है ना, वो कहां इसकी उगाही करता रहेगा। तो बैंक क्या करता है, सस्ते दामों पर इसे एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देता है। तो मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ के बैड लोन हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कहता हूं कि यार तुम 50 करोड़ रुपए दे दो मुझे और ये सारे लोन तुम ले लो। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, वो स्पेशलाइज करती है इस काम में, वसूली में। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, मुझे 50 करोड़ रुपए दे देती है और उन सारे लोन्स की मालिक अब वो हो गई। ठीक है, तो मेरे लिए एक तरह से जो मेरा घाटा था वो 100 करोड़ से कम हो गया, 50 करोड़ हो गया। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसके बाद प्रयास करती है कि उन ऋणों को वो रिकवर कर पाए, रिस्ट्रक्चर कर पाए, ताकि वो 50 करोड़ से ऊपर कमा ले, जितना उसने खर्च किया है उससे ज्यादा कमा ले। ठीक है, तो अब क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी जितना वसूल कर रही थी वो दर बहुत नीचे गिर गई थी जब, लेकिन 2020-21 में वो 41% तक दोबारा आ गई है। उसके पहले वो और बहुत कम हो गई थी। बहुत ऑब्वियस है, कोविड के समय में आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या ही करोगे यार, मतलब पैसे ही नहीं थे किसी के पास, सबके दुकानें बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गए, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कहां संभव होता। तो कोविड समय में ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या आ गई। इसके अलावा रशिया यूक्रेन संकट आ गया, ये तो आपको मैं बार बार पढ़ा ही रहा हूं। तो मुद्रास्फीति हो गया, विवैश्वीकरण हो गया। विवैश्वीकरण मतलब याद रखिएगा, वैश्वीकरण नहीं है, विवैश्वीकरण है। विवैश्वीकरण मतलब डी ग्लोबलाइजेशन, कि पहले हम कहते थे कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ने का प्रयास कर रही हैं, एकीकृत होने का प्रयास कर रही हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से अलग हो रही है। कह रही यार हम लोग तो अपने यहां बनाएंगे, भारत ने भी क्या कहा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम अपने यहां चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोविड के समय में सबका अनुभव यह था कि बाहर से चीजें नहीं आ रही थी, जिसके कारण बहुत संकट हमें झेलने पड़े। तो इसके कारण क्या हुआ, आपको बहुत सारी मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है संकट के कारण, भी वैश्वीकरण के कारण, जिसके कारण भी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो उतना अच्छा नहीं कर रही हैं जितना अच्छा उन्हें करना चाहिए। जिस प्रकार की उनसे अपेक्षा की जाती है वैसा प्रदर्शन वो नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हां, नैतिक जोखिम की समस्या से बचने के लिए एक प्रोत्साहन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और नई जो बैंक बेहतर कर रहे हैं उनको नई पूंजी तक पहुंच के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह मेरे को समझाने की जरूरत है क्या, कि अक्सर क्या होता है कि आपके सामने एक मोरल हैजार्ड आता है। मोरल हैजार्ड क्या होता है, नैतिक एक संकोच आता है, एक नैतिक मुश्किल आती है कि यार मुझे बैंकों में पैसे डालने हैं,
मुझे अपने बैंकों को रिकैपिटलाइज करना है, मैं मतलब सरकार को बैंकों को रिकैपिटलाइज करना है, मैं कौन से बैंक को ज्यादा पैसे दूं? अब देखिए, ये एक डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है। एक बैंक ऐसा है जो बेहद खराब कर रहा है, क्या मैं ज्यादा पैसे उसको दे दूं? लेकिन ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि जो खराब काम कर रहा है उसको मैं रिवॉर्ड दे रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यह बात आप समझ में आई कि नहीं आई? कि कायदे में आप चाहोगे कि यार जो बैंक बहुत खराब कर रहा है उसको मैं ज्यादा रिकैपिटलाइज कर दूं, ज्यादा रिकैपिटलाइज कर दूंगा तो उस बैंक को परेशानी से उबरने में मदद मिलेगी। लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि यार जिस बैंक बैंक खराब कर क्यों रहा है? वो खराब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने खराब से काम किया, खराब प्रदर्शन किया। तो एक तरह से ये तो खराब प्रदर्शन के लिए रिवॉर्ड देने वाली बात हो गई ना। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये किया भाई, ये उन्होंने कहा है कि हमको जो बैंक बेहतर कर रहा है उसको हमें ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए नई पूंजी के आवंटन में, यह हमको स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का जो कोड है उससे जुड़ा बुनियादी ढांचा हमको मजबूत करना है कि कोई अगर इंसॉल्वेंट होता है, कोई अगर बैंक्रप्ट होता है तो वो जल्दी से ये घोषणा कर पाए, आसानी से ये घोषणा कर पाए। ठीक है। प्राथमिक बाजार में निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जोखिम कारकों के बारे में पर्याप्त खुलासा सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका आ रहा है तो उसमें जोखिम कितना है, यह आपको ग्राहकों को स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए। यह दबा छुपा नहीं होना चाहिए, यह कोई राज या रहस्य भी नहीं होना चाहिए, यह एकदम स्पष्ट तौर पे बताया जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघन, डिजिटल अल्पाधिकार क्या होते हैं भाई? जो मतलब जहां पे एक या दो संस्था ही ऐसी हो जाती है जिनके पास सारी शक्तियां आ जाए। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके पास कोई अधिकार नहीं बचा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमको और ज्यादा सावधानी को बरतने की आवश्यकता है। हम और सावधानी से आचरण करें ताकि यह समस्या हमारे सामने ना आने पाए। हाँ, चलिए आगे इसी प्रेजेंटेशन में आपको पता चल ही जाएगा कि CRAR दरअसल होता क्या है। तो CRAR क्या होता है कि भाई बैंक के पास कुल कितनी पूंजी उपलब्ध है उसका बैंक का जो एक रिस्क के आधार पर, मतलब बैंक के जोखिम भारित क्रेडिट कितने हैं। देखिए, जोखिम भारित क्रेडिट कितना होता है कि अगर आप अलग अलग व्यक्ति को या अलग अलग संस्थान को ऋण दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार का ऋण दे रहे हैं, तो उस पर जोखिम का प्रतिशत अलग अलग होता है। मैंने आपको पहले भी अपनी बैंकिंग की क्लास में कई बार समझाया है कि आप अगर मुकेश अंबानी को ऋण दे रहे हैं तो शायद जोखिम उतना नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे ऋण दे रहे हैं तो शायद मुकेश अंबानी की तुलना में ज्यादा जोखिम है, और अगर आप किसी एक बेहद गरीब व्यक्ति को ऋण दे रहे हैं तो जोखिम उससे भी ज्यादा है। ठीक है, यह बात सही है कि नहीं है? हालांकि आप में से कई लोग बोलेंगे सर देखो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे लेके भाग जाते हैं, ऐसा होता है, लेकिन सामान्य तौर पे अगर हम मान के चले तो ऐसा नहीं है कि केवल धनाढ्यता एक ऐसा पक्ष है जिससे तय होता है। लेकिन तब भी आप हर व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री देखते हो, ये देखते हो कि उसकी आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, ये देखते हो कि भाई उसने पहले अगर जीवन में ऋण लिए हैं तो वो ऋण चुकाए हैं या नहीं चुकाए हैं, ये भी आप सुनिश्चित करने का प्रयास करते हो। ठीक है, तो CRAR क्या होता है, तो ये आप इस बात को समझिए, CAR या फिर CRAR, ये बैंक के पास कुल उपलब्ध पूंजी कितनी है। ठीक है, बैंक के पास कुल उपलब्ध पूंजी जो है वो उसका अनुपात होता है कि आपका कुल मिला के जोखिम भारित क्रेडिट कितना है, रिस्क वेटेड। ठीक है, तो आपके पास जितने कम जोखिम वाला क्रेडिट होगा उतना आपका CRAR बेहतर होता जाएगा, या फिर आपके पास कुल उपलब्ध पूंजी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपके पास बेहतर होता जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा नैतिक खतरे की समस्या क्या है? नैतिक खतरे की समस्या यार देखो ये है कि बैंकिंग जो होती है ये एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होती है। आप अगर एक बैंक हो, आप एक बैंकर हो, तो आपको आपके जीवन में निर्णय लेना पड़ता है कि आप अपना धंधा, अपना व्यापार किस तरह से करोगे। आप या तो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हो, उसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है, बहुत मुनाफा हो सकता है, या फिर आप थोड़ा कम रिस्क ले सकते हो जिसमें आपका मुनाफा, आपका लाभ, आपका फायदा थोड़ा सा कम होगा। तो यह एक निर्णय होता है, आपको लेना होता है। अगर आप कम मुनाफे वाली चीज वाला बिजनेस करोगे तो आपका जो रिस्क कम हो जाएगा। तो जीवन में हर जगह है ना यार कि आप रिस्क अगर ज्यादा लोगे तो मुनाफा ज्यादा हो सकता है, और आप अगर रिस्क कम लोगे तो मुनाफा कम हो सकता है। तो नैतिक खतरे की समस्या का विचार यह है कि कुछ बैंक आमतौर पर अधिक लाभदायक बनने के लिए जोखिम उठाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार भविष्य में उन्हें जमानत दे देगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कि बात क्या है, मान लीजिए मैं एक बैंक हूं, मुझे लग, अब देखिए क्या होता है, बैंक को यह डिसीजन अपने हिसाब से लेना चाहिए ना कि यार मैं अगर डूब, अब जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन मिला कि आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं और आप, या यूपीएससी की तैयारी की बात क्यों करनी है, कुछ और बात करते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप उन रुपयों को एक बैंक में निवेश कर सकते हो जहां पे आपको 8% 7% एफडी कर दोगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप उन सारे पैसों का जुआ खेल लो। एक ऑप्शन है आपके पास, खेलना मत, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं केवल, ठीक है। अब जुए में यह हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लो, शायद 100वां चांस है, 1/100 चांस है, लेकिन 1/100 चांस यह है कि आपके 1 लाख रुपए के 10 लाख हो जाएंगे, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन 99% चांस क्या है कि आपके पैसे डूब जाएंगे। तो आप लोग या हम लोग सभी जीवन में जुआ खेलने से इसीलिए तो डरते हैं। चलिए जुआ इलीगल है वो एक अलग चीज है, शेयर बाजार कह सकते हैं ना। मेरे पास जितने पैसे हैं मैं सारे शेयरों में क्यों नहीं लगाता, यही सोच के नहीं लगाता ना कि यार डूब भी तो सकते हैं, कल को सारे चले गए तो मैं थोड़े से पैसे शेयरों में लगा देता हूं, बाकी मैं बैंक पर रखता हूं। ठीक है यार, कम इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन सेफ है, ये बात है कि नहीं है। अब मान लीजिए एक ऐसी व्यवस्था हो जाए, मुझे कहा जाए कि भाई अतुल जैन तुम जितने पैसे चाहे शेयरों में लगा दो, कोई बात नहीं, अगर डूब गए तो भी तुम्हारे जितने पैसे डूबे उतने तुमको हम दे देंगे। कोई मुझे आके ऐसा बोल दे, तब मैं कहूंगा बढ़िया यार, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो मैं सारे पैसे शेयरों में फूंक दूंगा कि नहीं फूंक दूंगा। तो ये एक गलत तरह की प्रक्रिया हो गई कि नहीं हो गई। तो कई सारे बैंक जो होते हैं वो ऐसे ही बिहेव करने लगते हैं कि बड़े सारे रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि यार अगर लाभ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नुकसान हो गया तो सरकार बचा ही लेगी ना, क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक नैतिक खतरा होता है कि आप चाहते हो बैंकों को बचाया जाए, लेकिन आपको यह भी पता है कि आपका ये जो जेस्चर है, आप जिस तरह से बैंकों को बचा रहे हो, इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, बैंक इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह भी आपको एक चीज की जानकारी है कि सरकार आपको बचा ही लेगी, इस कारण से आप जो है अतिरिक्त जो जोखिम है, गैर जरूरी जोखिम है, वो भी आप लेते हो। ठीक है, यह बात आपको क्लियर हुई, बहुत ही आसान सा बिंदु था। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या होता है भाई, ये तो बहुत ही सरल है। बैंक बोर्ड ब्यूरो काफी चर्चाओं में रहा था। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो इसकी उत्पत्ति जो है ये अभी इसने न्यूज में क्यों आया, इन्होंने हाल ही में यूबीआई, आईयूबी और इसमें पीएसबी में इन्होंने प्रबंध निदेशक और सीईओ के पदों पर नामों की सिफारिश की है। ठीक है, और इसका ये पीजे नायक समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर बनाया गया था और इन्होंने कहा कि भाई भारत में बैंकों के बोर्डों की गवर्नेंस जिस तरह से होती है, देखिए ये वो समय था जब भारत में बैंकों में बड़े सारी प्रॉब्लम चल रही थी, बैंकों में बड़े सारे एनपीए हो रहे थे, ये पाया जा रहा था कि बैंकों के जो बोर्ड हैं वो अपने कर्तव्यों की ठीक से पूर्ति कर नहीं रहे हैं। इस कारण से आपने क्या किया, ये एक समिति बनाई और इस समिति ने बैंकों के बोर्डों का शासन प्रशासन जिस तरह से चल रहा था उसकी समीक्षा करने का काम किया। पीजे नायक साहब इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि आप एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाओ। ठीक है, और इसके लिए क्या किया गया, 2016 में सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया और राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के लिए प्रतिष्ठित पेशेवरों और अधिकारियों के एक निकाय के रूप में इसकी नियुक्ति की गई। ठीक है, यानी कि बैंकों के न सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर जो होंगे पूर्णकालिक निदेशक, बल्कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन आदि भी होते हैं उनकी भी नियुक्ति अब जो होगी ये बैंक बोर्ड ब्यूरो करेगा। 7 इसमें लोग होते हैं, अध्यक्ष सभी लोग हैं वो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। ठीक है, कोई भी फुल टाइम नहीं है, एक अध्यक्ष है, 3 पदेन व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और वो 3 पदेन इसमें 3 पदेन होते हैं। जो वित्तीय सेवा विभाग बाद में आना चाहिए था, ये अनुवाद की गड़बड़ियां हैं इसमें। ठीक है, वित्तीय सेवा विभाग का जो सचिव होता है वो एक सदस्य होता है, लोक उद्यम विभाग का सचिव होता है वो एक सदस्य होता है, और भारतीय रिजर्व बैंक का कोई एक उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक में 4 उप गवर्नर होते हैं, उनमें से कोई सा भी एक उप गवर्नर इसका सदस्य होता है। तो एक अध्यक्ष हो गए, 3 ये पदेन सदस्य हो गए और 3 विशेषज्ञ सदस्य इसमें होते हैं। 3 ऐसे लोग जो बैंकिंग क्षेत्र के अनुभवी लोग होते हैं, तजुर्बेकार लोग होते हैं, 3 ऐसे सदस्य भी इसमें नियुक्त किए जाते हैं। तो इस तरह से 7 सदस्यीय जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है यह अपना काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो जो है इसके बारे में अब तक हमने समझा कि भाई इसकी स्थापना, संस्थापना, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे की गई, किसके आधार पर की गई, इसकी संरचना को भी हमने समझा। और इसका जो एक प्रमुख कार्य है वो क्या है,
सरकारी स्वामित्व वाली जो बीमा कंपनियां हैं उनके निदेशक की, यानी कि सरकारी स्वामित्व वाली मान लीजिए कोई बीमा कंपनी भी है, उसके निदेशक की नियुक्ति के लिए भी यह बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो अपनी अनुशंसाएं देता है। तो याद रखिएगा, जहां पर हम बैंकिंग शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यह बैंकिंग शब्द का तात्पर्य हमेशा लार्जर सेंस में होता है, यानी कि बैंकिंग शब्द का मतलब केवल बैंक नहीं होता, अक्सर इसमें हम बीमा कंपनी इत्यादि को भी सेम तरीके से डालते हैं। ठीक है, तो ये सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए कर्मियों की सिफारिश करेगा। और क्या इसका प्रमुख काम है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कॉरपोरेट प्रशासन में सुधार, क्षमता निर्माण आदि लेकर आएगा। देखिए, मुख्य लॉजिक जो था, मेन लॉजिक यही था कि आपके यहां जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, उनका गवर्नेंस जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो इनके चेयरमैन की नियुक्ति है या इनके निदेशकों की जो नियुक्तियां हो रही हैं, वो राजनीतिक नियुक्तियों के तौर पे हो रही हैं। यानी कि राजनेता जो हैं वो अपने पसंदी ब्यूरोक्रेट्स को, अपने पसंदीदा जो नौकरशाह होते हैं, अपने पसंदीदा बैंक के अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्तियां इसमें की जा रही थी और उसमें योग्यता, अनुभव इत्यादि चीजों का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो उसी व्यवस्था को एक तरह से ठीक करने के लिए बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो की व्यवस्था की गई कि यह एक ज्यादा बेहतर तरीके से बैंकों की व्यवस्थाओं को सुधारेगा। और निश्चित तौर पे अगर जो टॉप एग्जीक्यूटिव है वो बेहतर तरीके के आएंगे, बेहतर गुणवत्ता वाले आएंगे, उच्च क्वालिटी के आएंगे, तो बैंकों की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें सुधार होना एकदम अवश्यंभावी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से बैंकों का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचा था उसको भी सुधारना था और साथ के साथ क्षमता निर्माण करना था, कैपेसिटी बिल्डिंग करना था कि बैंक आने वाले जो रोल हैं, आने वाली जो चुनौतियां हैं, उनका अच्छे प्रकार से सामना कर पाए। ठीक है, बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो क्या है? ये एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, ये एक पब्लिक अथॉरिटी है। तो आरटीआई के तहत इसको, यानी कि आरटीआई के अंतर्गत आएगा, ये एक पब्लिक अथॉरिटी की तरह इसको परिभाषित किया गया है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। तो बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो की जो काम होते हैं, जो कार्रवाइयां होती हैं, वो सारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपको प्राप्त होंगी, सूचना के अधिकार के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अब यार ये आता है बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बैड बैंक। ठीक है, बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी होती है, एक ऐसी वित्तीय इकाई होती है जो बैंकों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर बैड लोन को खरीदने के लिए स्थापित की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। और तो ये काम जो है, ये सामान्य तौर पे जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वो ये काम करती हैं। तो इस प्रकार के लिए अनेक संस्थान होते हैं। तो अभी हाल ही में एक ये घोषणा जो भारत के वित्त मंत्रालय ने की, उन्होंने क्या कहा कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है और इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी, ठीक है, तो ये दोनों साथ मिलके बैड ऋणों का पहला सेट लेंगी और उनको हल करने का प्रयास करेंगी। ठीक है, तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इट अनाउंस, इन्होंने ये घोषणा की कि जो आपका NARCL है अलॉन्ग विद द इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी, ये लोग साथ में जो पहले बैंकों के पास तो बहुत सारे बैड लोन्स हैं, तो बैड लोन्स का पहला एक ट्रांच, एक तरह से पहला जो एक चरण है वो ये स्वीकार करेंगी और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगी। आपको जब मैंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में बताया था, वही सेम चीज बैड बैंक भी है। तरीका अब भी वही है कि आप एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, बैंक से आप एक डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कर्जे खरीदोगे और उस डिस्काउंटेड प्राइस पे लेके आप उनको रिजॉल्व करने का, आप उनका समाधान करने का प्रयास करोगे। और आप जब समाधान कर लोगे तो एक तरह से आपको एक ये फायदा हो जाएगा कि भाई जो अतिरिक्त पैसा आया वो आपका लाभ हो जाएगा। लेकिन इसका लक्ष्य जो है वो वास्तविकता में लाभ कमाना नहीं है। इसका प्रमुख लक्ष्य जो है वो ये है, इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? बैड लोन को बैलेंस शीट से हटाकर बैंकों पर बोझ को कम करने में मदद करना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक के पास अगर बैड लोन होता है तो वो बैंक की बैलेंस शीट पर दिखता है और उस बैलेंस शीट, देखिए, और आपको मैं बैंकिंग में जो आगे आपको बताऊंगा, आगे आपको जब मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर क्या होता है, बैंक के पास कोई लोन, बैड लोन बनना शुरू हो जाता है
तो बैंक को अपनी कमाई में से उतनी पूंजी जो है उसको एक किनारे रखना पड़ता है। उसका जो है बैंक उसका उधार, उसका ऋण नहीं दे सकता। तो बैंक की जो ऋण देने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो आप क्या चाहते हो कि भाई बैंक की बैलेंस शीट से वो ऋण हट जाए, वो बैड लोन जो है वो हट जाए, वो किसी तरह से ना दिखाई दे। तो इसके लिए क्या आप प्रयास करते हो कि भाई बैंक से आप वो किसी भी दर पे आप ये जो एक ऐसा ऋण है जो अब आपको वापस नहीं मिल रहा है, ये आप बैंक से खरीद लेते हो और उसके बाद आप प्रयास करते हो कि इसको रिजॉल्व किया जाए। बैंक से बैड लोन की खरीद के बाद बैड बैंक बाद में इस एनपीए को पुनर्गठित करने और उन निवेशकों को बेचने की कोशिश कर सकता है जो इसे खरीदने में रुचि रखते हैं। ठीक है, ऐसा संभव है कि मतलब एक बार बैड बैंक ने बैंक से ये खरीद लिया, तो अब ये बैड बैंक का प्रॉब्लम है कि वो इसके साथ क्या करेगा। बैड बैंक ऐसा भी कर सकता है कि भाई चलो हम इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं। मान लीजिए मैंने एक बैंक से लोन लिया हुआ था, मैं नहीं दे पा रहा था, बैंक मेरे साथ डील नहीं कर पा रहा था, तो अब बैड बैंक आके बोलेगा कि भाई चलो आपके लोन को हम रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। वो प्रयास करेगा कि उगाही मेरे से किसी प्रकार से कर पाए। या फिर कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, ऐसे निवेशक भी होते हैं जो लाभ के लिए, मुनाफे के लिए ये बैड लोन खरीद लेते हैं और कम दामों पर। तो अगर उसको लगता है कि यार इसको हम बेचकर भी अपना पैसा बचा सकते हैं, तो वो उसे आगे और निवेशकों को भी बेच सकता है। मतलब उसके प्रॉपर्टी हो गई वो। अब उस प्रॉपर्टी के साथ वो क्या कर रहा है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है या उसको बेचने का प्रयास कर रहा है, जो भी कर रहा है, यह बैड बैंक के ऊपर है, बैड बैंक की जिम्मेदारी है। ठीक है, बैड बैंक अपने परिचालन में लाभ कब कमाता है? अगर वो वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत से अधिक कीमत पर ऋण बेचने का प्रबंधन करता है। समझ रहे हो आप कि मैंने क्या किया? पहले मैंने बैंक से बैड बैंक की तरफ ये बैड लोन गया। ठीक है, तो मान लीजिए 100 करोड़ का लोन था, बैड बैंक ने इसको 50 करोड़ में खरीदा। ठीक है, अब बैड बैंक अगर किसी निवेशक को, किसी इन्वेस्टर को इसको 60 करोड़ में बेच पाया, तो ये जो 10 करोड़ हैं ये बैड बैंक का बेनिफिट हो जाएगा, बैड बैंक का जो एक तरह से लाभ है ये हो जाएगा। तो ये एक काम है जो बैड बैंक करता है। सामान्यतः खुद से रिस्ट्रक्चर करने की बजाय वो इसको निवेशकों को भेजने में, बेचने में ही ज्यादा रुचि दिखाता है। तो ये एक चीज है जो ऐसा वो कर सकते हैं। तो बैड बैंक मेक्स अ प्रॉफिट इन इट्स ऑपरेशंस इफ इट मैनेजेस टू सेल द लोन एट अ प्राइस हायर देन व्हाट इट पेड टू एक्वायर फ्रॉम अ कॉमर्शियल बैंक। तो जितने पैसे इसने कॉमर्शियल बैंक को दिए थे उस लोन को एक्वायर करने में, अगर उससे ज्यादा पैसे में निवेशक को बेच पा रहा है, तो ये जो फर्क है, ये जो मार्जिन है, ये बैड बैंक का लाभ बन जाता है। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ? आगे इसमें क्या है? बैड बैंक के लाभ और नुकसान एक बार समझ लेते हैं। बैड बैंक के लाभ क्या है कि भाई एक तो ये सिंगल एक्सक्लूसिव एंटिटी है। ठीक है, यानी कि मतलब एक, पहले क्या है, बहुत सारे ऐसे प्राधिकरण बने हुए थे अलग अलग राज्यों के, अलग अलग संस्थानों के। अब ये कर दिया नहीं यार, ये एक सिंगल चीज है, आप अपने खराब लोन एक बैड बैंक को बेच सकते हो। तो इससे जो कंफ्यूजन था मार्केट में, वो कंफ्यूजन कम होने की आवश्यकता हो जाती है। इसके अलावा फ्रीड अप कैपिटल का उपयोग करने की स्वतंत्रता। फ्रीड अप कैपिटल क्या था? मान लीजिए बैंक के पास 100 करोड़ रुपए के खराब लोन थे, वो उसने 50 करोड़ रुपए में बैड बैंक को बेच दिए। ठीक है, ये 50 करोड़ हो गए। ठीक है, 50 करोड़ इस बैंक को मिल गए। अब इन 50 करोड़ का बैंक जो चाहे करे। ठीक है, अब ये बैंक की संपत्ति है और अब ये आपकी बैलेंस शीट में नहीं है। मतलब आपकी एक तरह से जो 100 करोड़ का आपका लॉस था, जिसके लिए आपको 100 करोड़ बचा के रखने पड़ रहे थे, उनमें से 50 करोड़ अब आपके आजाद हो गए। इन 50 करोड़ को आप मार्केट में दोबारा से ऋण के तौर पे दे सकते हो और उससे आप लाभार्जन कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा आपके कैपिटल बफर में सुधार होता है। कैपिटल बफर क्या है? जो पैसा आप बचा कर रखते हो मुश्किल समय के लिए। ठीक है, जो वही सेम बात दोबारा लिख दी गई है बेसिकली, कि आपने पहले 100 करोड़ रुपए बचा के रखे हुए थे, उनमें से 50 करोड़ आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं, तो आपका जो अतिरिक्त कैपिटल आपके पास उपलब्ध है व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो कैपिटल अब बढ़ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें कुछ नुकसान भी हैं। इसके नुकसान क्या है? नुकसान तो नहीं कहना चाहिए, कुछ इसकी कमियां कहनी चाहिए। वो कमियां क्या है? कमियां ये हैं यार कि बैंक के पास 100 करोड़ का खराब लोन था। आपने क्या किया? आपने इस खराब लोन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय
इस जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया। यह किया कि नहीं किया? बैड लोन, बैड बैंक किसका है? वो भी सरकार का है। यह बैंक कौन था? यह भी सरकारी बैंक था। तो सरकार के पास एक तरह से इस वाली जेब में खराब लोन थे, आपने इस जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया, और तो कुछ नहीं किया। तो यह क्या है? यह एक आंकड़ों की जादूगरी जैसी है कि आपने लोन सॉल्व नहीं किया, आपने अपनी बैलेंस शीट की प्रॉब्लम सॉल्व की। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब आपने क्या किया? आपने बैड लोन की प्रॉब्लम को नहीं सुधारा, आपने एनपीए की समस्या को नहीं सुधारा, आपने यह नहीं देखा कि बैंक ने किस तरह से ऋण दिया था, उसको वैसे नहीं देना चाहिए था, बेहतर प्रकार से ऋण दिए जाने चाहिए थे ताकि यह समस्या ना आन पड़े। यह सारी चीजें आपको करनी चाहिए थी, पर यह आपने नहीं करी। आपने बल्कि क्या कर दिया कि बैड लोन को इस जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया। एक सरकारी एंटिटी से उठा के दूसरी सरकारी एंटिटी को दे दिया कि भाई अभी तुम्हारी सरदर्दी है, तुम देखो। तो इससे कोई फायदा हुआ क्या? तो इससे क्या हुआ? आपकी बैलेंस शीट तो सुधर गई, लेकिन संरचनात्मक तरीके से जो बैड लोन की प्रॉब्लम है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके अलावा आपके नेचर ऑफ ओनरशिप का प्रॉब्लम है कि यार ये जो बैड लोन है, ये दरअसल मतलब इसमें ओनरशिप किसकी है? ये दिए किसने? ये दिए थे बैंक ने, पर इसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसको दी जा रही है? किसी अन्य व्यक्ति को दी जा रही है। तो बैंक जो है अपने आप में यह बड़ी समस्या के तौर पे उभरता है। और जहां पर भी आप इस तरह के बैड लोन को सेटल करने की प्रक्रिया अपनाते हो, वहां पर कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप याद रखिएगा कि भाई मोरल हैजर्ड वाली समस्या तो आएगी ही। आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि नैतिक खतरे का जोखिम है। अगर बैंक को ऐसा लगने लगेगा कि यार मैंने अगर 100 करोड़ रुपए ऐसे उल्टे सीधे उड़ा भी दिए तो 60 70 80 करोड़ में तो मैं बेच भी दूंगा ना यार इनको, ठीक है ना? तो बैंक को यह पता होना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले रहा है। क्योंकि याद रखिए, फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, अगर वो बैड बैंक को बेच भी रहा है तो वो खाली अपनी बैलेंस शीट ठीक कर रहा है। जो अर्थव्यवस्था में बैड लोन की प्रॉब्लम आ गई वो तो रहेगी, वो थोड़ा ना चली गई। मतलब ये तो वही हो गया ना। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए बैंक को लगता है कि ठीक है ना यार 100 करोड़ का रिस्क ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बाद में ये जो बैड बैंक है ये तो हमसे खरीद ही लेगा ना 60 करोड़ में, तो आपका रिस्क कम हो गया, आपका 40 करोड़ का रिस्क आपको लगा। लेकिन वास्तविकता में क्या रिस्क कितना है? अर्थव्यवस्था के लिए तो रिस्क कितना नहीं है ना, क्योंकि ये जो 100 करोड़ के खराब लोन है ये तो 100 करोड़ के खराब लोन ही रह गए ना भाई, क्योंकि अर्थव्यवस्था में तो ये उतने चले गए ना, उतने ही मात्रा में रह गए। आपने क्या किया? बस इसको बैड बैंक को बेचकर अपनी बैलेंस शीट को आपने साफ सुथरा कर लिया। आपने अपनी बैलेंस शीट से एक इरेजर लेके उसको मिटा दिया कि अब हमारे ये बैड लोन नहीं है, लेकिन वास्तव में है तो आपके बैड लोन ना, दिए तो आपने ही है। तो मोरल हैजर्ड जो है, एक नैतिक हैजर्ड वाला जो समस्या था, वो अभी भी रहने की पूरी पूरी आशंका इसमें होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोन राइट ऑफ क्या होता है भाई? बड़ी चर्चा में रहता है लोन राइट ऑफ, कि सरकार जो होती है समय समय पे बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन राइट ऑफ करती रहती है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है? एक आरटीआई में हमको क्या पता चला कि सरकार ने जो भी हमारे यहां शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, उन्होंने पिछले 5 सालों में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ खाते में डाल दिए हैं। राइट ऑफ मतलब बैंक बेसिकली कह देते हैं ये अब नहीं आएंगे वापस, ठीक है, हम इनको भूल गए, हमने इनको माफ कर दिया, एक तरह से वो चीज है। और ये चर्चा में हमेशा कब आता है? जब भी कहा जाता है कि अरे सरकार किसी का, मान लीजिए किसानों का लोन माफ कर रही है या अतिरिक्त सुविधाएं दे रही है, मुफ्त में चीजें दे रही है, और इसकी जब आलोचना होती है तो यह कहा जाता है कि देखो कॉर्पोरेट्स का, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके तो लाखों करोड़ रुपए के लोन हर साल राइट ऑफ किए जाते हैं, और आपको किसानों को थोड़ी सुविधाएं मिल जाए उससे प्रॉब्लम है। यह हमेशा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, लोन राइट ऑफ की कवायद ने बैंकों को पिछले 5 वर्षों में उनकी गैर निष्पादित आस्तियां, जो मतलब उनके एनपीए हैं, गैर निष्पादित आस्तियां जो है बड़ा लंबा चौड़ा वर्ड लगता है, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंकों के लिए। याद रखिएगा जो लोन उन्होंने दे रखे हैं वो एसेट होते हैं। जो मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले लेक्चर दिया था सिलिकॉन वैली बैंक में, उसमें मैंने क्लियर किया था कि बैंक जब लोन देते हैं तो वो एसेट होता है, और जब वो जमा लेते हैं तो वो उनके लिए लायबिलिटी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं या जो उनके गलत ऋण हैं, चूक वाले ऋण हैं, ऐसे 10,09,510 करोड़ रुपए तक कम करने में सक्षम बनाया है। यानी कि आपने अगर राइट ऑफ कर दिया, देखिए
बैड लोन कब तक होता है? जब तक आप उसकी अपेक्षा कर रहे होते हो कि ये वापस आएगा, लेकिन वापस नहीं आ रहा है। एक बार आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट ऑफ करने के बाद वो एनपीए नहीं माना जाता, तो एक तरह से आपका जो एनपीए है ये कम हो जाता है। मार्च 2022 तक बैंकिंग क्षेत्र का एनपीए 7,29,388 करोड़ रुपए था, या फिर करीब करीब मान लीजिए, मतलब जो टोटल एडवांस दिए गए हैं उनका 5.9% था। जो आपने टोटल ऋण दे रखे हैं उसका 5.9% अभी एनपीए में था। ठीक है, ग्रॉस एनपीए जो है वो 11.2% के आसपास आपका था। 2017-18 का आंकड़ा था ये। 2017-18 में ग्रॉस एनपीए जो था वो 11.2% था। ठीक है, तो भारत का, हां, तो ये आप याद रखिएगा कि यह 2022-23 के लिए भारत के अनुमानित सकल राजकोषीय घाटे के 16.61 लाख करोड़ रुपए के 61% को कम करता है। इट रिड्यूसेस 61% ऑफ इंडियाज एस्टिमेटेड ग्रॉस फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट ऑफ 16.61 लाख करोड़ रुपीज फॉर 2022-23 कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें से आप जब इनको राइट ऑफ कर देते हो तो आपका फिस्कल डेफिसिट कम होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो करीब करीब आपके फिस्कल डेफिसिट का 61% हिस्सा जो है वो आपका एनपीए के तौर पे, यानी कि आपका इस तौर पे माना जाता है। ठीक है, अब लोन राइट ऑफ होता क्या है, ये किया क्यों जाता है? तो बैंक क्या चाहते हैं कि भाई बैंक अपने एक तरह से अपनी बैलेंस शीट साफ करने के तरीके, देखिए बैंक क्या चाहते हैं हमेशा कि उनकी बैलेंस शीट जो है वो एकदम साफ सुथरी रहे, उसमें कोई गड़बड़ी किसी प्रकार की न मिलने पाए। बैंकों की हमेशा प्राथमिकता ये होती है कि हमारी बैलेंस शीट जो है ये रहे, ये साफ रहे। तो कम से कम लगातार 3 तिमाहियों के लिए अगर बैंक मान लीजिए किसी को कोई ऋण नहीं चुकाया जा रहा है तो उसको बैड लोन होने पर लोन राइट ऑफ में डाला जा सकता है, यानी कि 3 तिमाहियों तक कोई पेमेंट ना आए तो आप उसको राइट ऑफ में डाल सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, राइट ऑफ में डालने का मतलब यह नहीं है कि आपने कर्ज को माफ कर दिया है। उन दोनों में फर्क होता है, इसका एक बार फर्क समझ लेते हैं। यह कंफ्यूजन होता है, अक्सर यह कहा जाता है कि भाई आप जो है ये प्रयास करेंगे, मतलब ये हमेशा कहा जाता है कि अरे ये राइट ऑफ कर दिया बिजनेसमैन का लोन तो इनको तो आपने कर्जा माफ कर दिया। कर्ज माफी में और इसमें फर्क होता है। कर्ज माफी जो है वो जैसे किसानों की कर्ज माफी कर दी आपने, ठीक है, कर्ज माफी और कर्जे के राइट ऑफ में थोड़ा फर्क होता है। इस फर्क को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। वेव ऑफ यानी कि कर्ज माफी, जैसे किसानों का आपने सुना होगा, हमने भाई ऋण माफ कर दिया था एक बार सरकार ने, और ये हो गया राइट ऑफ। ठीक है, इनमें फर्क क्या है? उधारकर्ता को बकाया ऋण राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति बकाया ऋण राशि चुकाने के बोझ से पूरी तरह से मुक्त है। इसका अर्थ है ऋणदाता द्वारा ऋण वसूली को पूर्ण रूप से रद्द करना। मतलब वेव ऑफ का मतलब क्या होता है, कर्ज माफ करने का मतलब क्या होता है कि यार मैं उस कर्जे को भूल गया, ठीक है, कि यार तुम रख लो। समझ रहे हो कि नहीं? मैंने आपको ऋण दिया, जैसे किसानों के साथ किया गया कि उनकी आर्थिक दशा बहुत खराब थी, आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं थी, तो सरकार ने निर्णय किया कि यार आपने जो भी कर्ज ले रखा है अब आपको वो चुकाने की आवश्यकता नहीं है। हम ये मान लेंगे कि आपने कर्ज चुका दिया, सारा कर्जे को हम सेटल मान लेंगे, तो आपके पार्ट पे अब कुछ भी देनदारी नहीं बचती। यह कहलाता है लोन का वेव ऑफ। ठीक है, जबकि राइट ऑफ क्या है? राइट ऑफ करने का मतलब यह है एक साफ बैलेंस शीट रखने के लिए आपने इस ऋण को राइट ऑफ कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्ज की वसूली को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। कर्ज की वसूली रद्द नहीं होती है। जैसे वेव ऑफ में क्या होता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मतलब वेव ऑफ में सरकार ने माफ कर दिया ना यार, अब कैसी कानूनी कार्रवाई? तो वेव ऑफ एक तरह से क्या हो जाता है, उस स्थिति में आपको ले आता है जहां पर यह मान लेते हैं हम कि आप पर अब कोई ऋण नहीं है, कोई ऋण है ही नहीं, ऋण एग्जिस्ट ही नहीं करता, बात खत्म। ठीक है, जबकि दूसरी ओर राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ एक ऐसा प्रयास होता है जिसके द्वारा आप कानूनी प्राधिकरण के माध्यम से ऋण वसूली का प्रयास करोगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर औद्योगिक घरानों के लोन राइट ऑफ किए जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी वसूली का प्रयास बंद कर दिया जाता है। बस क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं आते इसलिए ये उतने अर्जेंट नहीं होते। ठीक है, ये बैलेंस शीट में नहीं आते तो बैंकों की आर्थिक दशा जो है इससे खराब नहीं होती, इसीलिए ये बहुत अर्जेंट नहीं माने जाते। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है
कि इनकी वसूली के प्रयास नहीं होते। इसके आगे और क्या है, यहां यदि उधारकर्ता ने उधार ली गई राशि के विरुद्ध कोई कोलैटरल रखा है, सुरक्षा दी है, तो वो उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी किसान ने ऋण लिया था, उस किसान ने अपना घर गिरवी रखा था भाई उस ऋण को लेने के लिए, तो घर भी उसको वापस मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या कहा है, पूरी तरह से लोन जो है वो माफ कर दिया गया है। हम यही मान रहे हैं कि लोन नहीं है। राइट ऑफ वाले मामले में यह कोलैटरल वापस नहीं मिलेगा, इसको जब्त कर लिया जाएगा। अगर किसी औद्योगिक घराने ने लोन लेने के लिए अपनी कोई बिल्डिंग मान लीजिए गिरवी रखी है और उसके नाम पर लोन लिया है, तो उसको जब्त कर लिया जाता है, उसको पूरी तरह से जब्त किया जाता है। ठीक है। ऋण माफी सरकार द्वारा मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की मदद के लिए प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है जो मानवीय हस्तक्षेप से परे है। मतलब समझ रहे हो ना आप कि सूखा पड़ गया तो किसानों के पास पैसे नहीं बचे, संसाधन नहीं बचे, तो सरकार एक मदद के तौर पे, एक मानवीय सहायता के तौर पे उनको ऐसा करती है कि भाई ठीक है आप ये ले लो। ठीक है। लोन राइट ऑफ क्या है, ये वित्तीय संस्थानों द्वारा किए जाने वाला या बैंकों द्वारा किए जाने वाला एक प्रक्रिया है। यह सामान्य तौर पे एक नियमित गतिविधि है। लोन राइट ऑफ कोई बहुत अनयूजुअल काम नहीं है, यह सामान्य तौर पे गतिविधि होती है, क्योंकि इससे क्या है, बैंक और वित्तीय संस्थान अपनी बैलेंस शीट को साफ रखते हैं और उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। देखिए होता क्या है, वरना अगर आपने बहुत सारा लोन दे रखा है, वो आपके लिए एसेट है, तो आप पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो ये मान के लगाया जाएगा कि ये सारे लोन आपके एक्टिवेटेड हैं, इन लोन्स पर आपको ऋण आ रहा है। आप इनको राइट ऑफ कर देते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी इन पर कम हो जाती है। ठीक है। यह प्रक्रिया है, यह सरकार के समर्थन से ऋणदाता द्वारा एक स्वैच्छिक कार्रवाई है कि भाई सरकार समर्थन करती है, बैंकों को बोलती है यार तुम माफ कर दो, हम कॉम्पनसेट कर देंगे, तो सरकार के समर्थन से बैंक खुद से माफ कर देते हैं, चलो यार आपका ऋण माफ। जबकि यहां पर क्या है, यह एक अनिवार्य अभ्यास है जो बैंकों को करना पड़ता है कि भाई बहुत सारे ऋण ऐसे हैं जो उनकी बैलेंस शीट को खराब कर रहे हैं, तो आपको अपनी बैलेंस शीट का स्वास्थ्य बनाकर रखने के लिए आपको यह कार्यवाही निरंतर जो है समय समय पर करते रहनी पड़ती है। ठीक है। चलिए, हां अभी क्या है यह आपको बता ही चुका मैं कि इसका संदर्भ क्या था। रिजर्व बैंक ने आंकड़े दिए थे कि मेगा राइट ऑफ अभ्यास के तौर पे कितना पैसा हमने राइट ऑफ किया, करीब 10,09,510 करोड़ रुपए तक का गैर निष्पादित संपत्ति जो है उसको हमने मतलब एक तरह से उतना ऋण देने में अपने आप को सक्षम बनाया है और हमने इतने पैसे का ऋण जो है वो राइट ऑफ किया है। ठीक है। तो इस आपने ऋण को राइट ऑफ कर दिया तो आपके एनपीएस जो है वो इतने मात्रा में इतने अमाउंट के कम हो गए। ठीक है। ये आपको स्पष्ट हुआ। चलिए, मेरे ख्याल से हां समय हो गया है हमारा। अब इसके आगे जो है हम कभी बाद में आगे आपसे चर्चा करेंगे इसके विषय में, आज इस पर चर्चा अभी आगे नहीं करते। तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई आपको ये प्रक्रिया जो है हमारी क्लासेस की लगातार चलती रहेगी। अगर आपको मैं आपको यह भी बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो 11 मार्च से प्रारंभ हो चुका है। 20 तारीख तक आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक उसमें एडमिशन नहीं लिया है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप AJ लाइव ये कूपन लगाएं, AJ लाइव ये कोड लगाकर आप इस कोर्स को मात्र 18,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, जो इस कोर्स की सबसे कम फीस है। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि AJ लाइव कोड लगाकर जल्दी से जल्दी इस कोर्स के साथ जुड़ें और आप मेरे लेक्चर्स देखते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा आज शाम 4 बजे हिंदी में हिंदू कार्यक्रम के साथ और बाकी लेक्चर्स आपके सामान्य तौर पर चलते रहेंगे। मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।